व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। और अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का कांग्रेस पर जमात इस्लामी से गठजोड़ का आरोप। भुवनेश्वर BMC ऑफिस में एडिशनल कमिश्नर पर हमले की कड़ी निंदा। मेयर सुलोचना दास की गिरफ्तारी की मांग। हिमाचल प्रदेश LOP जयराम ठाकुर ने मांडी में प्री मानसून की तबाही पर जताई चिंता। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। जमात इस्लामी से समझौता कर रही कांग्रेस आपातकाल की यादें मिटाना चाहती। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का आरोप। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नीलांबूर उपचुनाव में जमात इस्लामी का खुलकर और औपचारिक रूप से समर्थन लिया और चुनाव जीता। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बातें करती है और दूसरी ओर जमात इस्लामी जैसी राष्ट्र विरोधी ताकतों से गठजोड़ कर अवसरवादी राजनीति कर रही है। ये पहली बार है जब कांग्रेस ने जमात के दबाव में उनके साथ खुलेआम गठबंधन की घोषणा की है। एंटी सेक्युलरिज्म, ये इनका भाषा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। वो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। ये उनके ही कहे हुए वर्ड्स में आपको सुना रहा हूं। और ये इस्लामिक गवर्नेंस में मानते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जमाते इस्लामी। बहुत सालों तक देश के मेन स्ट्रीम राजनीति में और पॉलिटिक्स से बाहर रखा गया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कांग्रेस के लोग भी इसको एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। लेकिन पहली बार राहुल गांधी के पुराने कॉन्स्टिट्यूएंसी और प्रियंका गांधी के आज के कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में जो नीलंबूर बाई इलेक्शन हुआ, उसमें पहली बार कांग्रेस ने खुल के फॉर्मली जमाते इस्लामी के सपोर्ट उन्होंने लिया, प्रचार हुआ और वहां पर वो इलेक्शन जीते। ऐसे बेशर्मी, कांग्रेस एक बेशर्म पार्टी है, इसके बारे में देश में कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में पकड़कर घूमते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन और देश के कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट कहते हैं, बीजेपी को कम्युनल पार्टी का एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। लेकिन सच यह है कि जो प्रोस्क्राइब्ड एंटी नेशनल पार्टीज हैं, प्रोस्क्राइब्ड एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टीज हैं, उनके साथ ये जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स इस देश में कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस ही करते हैं। हाल ही में खरगे साहब ने कहा कि आप ये 50th एनिवर्सरी इमरजेंसी के क्यों मना रहे हैं, लोग भूल गए हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत भी है और कारण भी है कि आज भी कांग्रेस पार्टी उनके डेस्परेट राजनीति, किसी तरह से जीतने की राजनीति के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सेक्युलर वैल्यूज, इंडियन डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करता है। तो लोग इमरजेंसी के बारे में न भूलें और आज जो हो रहा है, कांग्रेस और इंडी अलायंस जो कर रहा है, उसको याद दिलाने के लिए ही भाजपा इमरजेंसी के बारे में
और ऐसे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ राजनीति कर रहे हैं और जमात इस्लामी जैसे जो संगठन को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश कांग्रेस कर रहा है, इसका खुलासा हम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज तक जमात के साथ, जमात इस्लामी के साथ जो उनके गठबंधन होते थे, उनका जो अलायंस होता था, वो सीक्रेट होता था। थोड़ा शर्म कांग्रेस में और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स में होता था, वो खुलेआम बाहर नहीं आते थे इसके बारे में। लेकिन पहली बार वायनाड और निलंबूर के इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने इनके दबाव के कारण, जमात के दबाव के कारण ओपनली इस अलायंस के बारे में अनाउंस किया है। जमात इस्लामी के हेड जो हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हेड होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जमात इस्लामी के हेड का टाइटल का नाम है अमीर। अमीर जमात इस्लाम के अमीर जो हैं, उनका नाम है मुजीब रहमान। और उन्होंने एक स्टेटमेंट हाल ही में डाला है कि देश में कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जिन्होंने जमात का मदद नहीं लिया हो, और केवल एक ही पार्टी है जो जमात के साथ या जमात का उन्होंने मदद नहीं लिया है, वो है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने कहा ये, यानी कि लेफ्ट हो या आरजेडी हो या जो भी ये नमाजवादी पार्टीज हों, सभी ने जमात और इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेकर वो अपना राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी, मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, इतने साल लोगों को भड़काकर, लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी राजनीति उन्होंने चलाया है। आज बाकी सब लोग, बाकी सब कम्युनिटीज जाग चुके हैं और उनका एकमात्र स्ट्रैटेजी है कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करें, उनको बेवकूफ बनाएं, उनको डराएं। और आप बिहार में देखिए या उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में इमारत शरिया के साथ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जमात इस्लामी के साथ, कर्नाटक में जमात ही नहीं, जमात के साथ एसडीपीआई, पीएफआई के साथ उनका राजनीति चल रहा है। और पहले भी इस तुष्टीकरण की राजनीति के सबूत हम देख चुके हैं। 26/11 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, ये आरएसएस है। बाटला हाउस में जब टेररिस्ट अटैक हुआ, सोनिया गांधी एक खटाखट से डिफेंड करने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए निकली। पुलवामा में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उन्हें कहा नहीं, बीजेपी ने करवाया है। पहलगाम में जब टेररिस्ट अटैक हुआ, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये इसका जस्टिफिकेशन 370 का रिपील। तो हर बार कांग्रेस की भाषा जो है, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जब और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भुवनेश्वर बीएमसी ऑफिस में एडिशनल कमिश्नर पर हमले पर मेयर सुलोचना दास की प्रतिक्रिया, मुख्य साजिशकर्ता की भी हो रही गिरफ्तारी। भुवनेश्वर नगर निगम कार्यालय में एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू पर हुए हमले को लेकर मेयर सुलोचना दास ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और जिसने इसकी साजिश रची उसे भी कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। मेयर सुलोचना दास ने कहा, अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब ये सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को सख्त सजा मिले और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। में इन्वॉल्व है सबको अरेस्ट करना चाहिए और जो मास्टरमाइंड है इस घटने में, तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। तो अभी तक तो 5 लोग को अरेस्ट किए हुए हैं और पुलिस कह रहे हैं कि बाकी लोगों को भी करेंगे।
तो अभी जो भी उनका एसोसिएशन कहेगा उसी हिसाब से काम होगा। बाकी हम जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो सफाई वगैरह बंद किए थे वो सारे रिज्यूम कर दिए, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल हमारा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हम लोग ने लोगों के लिए इतना काम तो करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले काम करने से पहले सुरक्षित होना चाहिए। तो ये बात पुलिस और सरकार को समझना चाहिए। तो हम लोग को सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो सारे सुरक्षित मतलब होना चाहिए सबका लाइफ, तो तब जाके वो लोग काम ठीक से कर पाएंगे। देखिए, मीटिंग आज जो मीटिंग हमने बुलाए हैं वो मीटिंग स्पेशली सिक्योरिटी के लिए बुलाए हैं। जो हमारा सिक्योरिटी बिल्डिंग में कैसा है, क्यों उस दिन सुरक्षाकर्मी प्रेजेंट थे वहाँ, लेकिन कोई इस इंसिडेंट को मतलब बंद नहीं कर पाए, क्या प्रॉब्लम हुआ वो देखते रहे और ये हमारा ऑफिसर के ऊपर पिटाई हुआ। ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने जो एजेंसी हमारा सिक्योरिटी दायित्व में है, तो हमने उनको बुलाए हैं, तो उनके साथ बातचीत करेंगे। ऐसे हमारा सुरक्षाकर्मी नहीं चाहिए, हमको गवर्नमेंट चाहिए, तो इसी हिसाब से हम बात करेंगे। और दूसरी बात ये है, भुवनेश्वर महानगर निगम का जो स्मार्ट सिटी है, तो वो स्मार्ट सिटी पूरा सिटी को कंट्रोल कर रहा है। सारे सिटी का जो ट्रैफिक है उसमें सीसीटीवी लगा है, कहीं पे भी कुछ होता है तो वहाँ पता चल जाता है। लेकिन हमारा ऑफिस में जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के रिसेप्शन के पास जो सीसीटीवी है वो ख़राब है। क्यों ख़राब हुआ, कि कब ख़राब हुआ था, तो ख़राब हुआ था तो क्यों बताया नहीं, उसे ठीक क्यों नहीं किए, तो इसके बारे में भी स्मार्ट सिटी का जो अधिकारी है उनको भी बुलाए हैं, बातचीत करेंगे। जैसे ये सारे ठीक हो जाएगा और जो ऑफिस जैसे चलना चाहिए उसे चलना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्य विधानसभा में एलओपी जयराम ठाकुर का बयान, बारिश शुरू नहीं हुई लेकिन मांडी में तबाही भयानक। जयराम ठाकुर ने कहा कि मानसून अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ है और ये प्री मानसून का दौर है, फिर भी हमने जो विनाश देखा है वो चिंताजनक है। पिछले 2 दिनों में मांडी जिले के खासकर सिराज नचन और काटोच विधानसभा क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। मेरे अपने क्षेत्र में लगभग 30 लोग लापता है, अब तक 8 शव बरामद हो चुके हैं। इस बार मानसून अभी पूरी तरह से शुरू हुई नहीं थी। एक तरह के हम कह सकते हैं कि प्री मानसून का ये दौर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तबाही जिस तरह से हमने देखी है वो चिंताजनक है। मैं देख रहा हूँ कि मंडी जिला के अंतर्गत पिछले 2 दिनों में जो नुकसान हुआ है, जिसमें विशेष तौर से मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र, नाचन विधानसभा क्षेत्र, कसोग विधानसभा क्षेत्र और द्रंग विधानसभा क्षेत्र के भी कुछ हिस्से में हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो सराज विधानसभा क्षेत्र में और नाचन विधानसभा क्षेत्र में। मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 30 लोग मिसिंग है, उसमें से मिसिंग थे, उनमें से अभी तक जो 8 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हुई है, जो जानकारी अभी तक उनको मिली है। इसके अलावा बाकी सब जगह तलाश अभी जारी है। सारे सड़कों के रास्ते आने जाने के बंद हुए पड़े हैं। कम्युनिकेशन पूरी तरह से जो है बिल्कुल नष्ट हो गया है, वहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे स्टैंडर्ड हैं जो फंसे हुए हैं, जंजैहली में फंसे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने सूझबूझ से लोगों को, जो टूरिस्ट बाहर से आए थे, टूरिस्ट के अलावा जो बच्चे हमारे पुनाग में हॉर्टिकल्चर कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको सुरक्षित स्थान में ले जा करके मदद की है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। कल मेरी चीफ मिनिस्टर से, डेप्टी चीफ मिनिस्टर से और उसके साथ डेप्टी कमिश्नर मंडी और एसपी मंडी से भी बात हुई। चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, आईपीएच और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इनसे भी बातचीत, रात को हमारी मीटिंग हुई, लगभग 12 बजे तक हमारी मीटिंग चलती रही। तो प्रयास किए जा रहे हैं सड़कें जल्दी से जल्दी खोली जाएँ, लेकिन जितने ज़्यादा काम करने की आवश्यकता वहाँ पर महसूस होती है, ज़्यादा रेस्टोरेशन ऑफ रोड्स और उसके साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। मैंने आग्रह किया है कि एनडीआरएफ की टीम तुरंत भेजी जाए और जो स्टैंडर्ड लोग हैं उनके लिए मैंने मुख्यमंत्री से बात की है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको रेस्क्यू करने के लिए प्रयत्न किया जाए। और अब अगली खबर।
ओडिशा कैबिनेट मंत्री रवि नारायण नायक का बयान, देश में अब एक ही सरकार है, भाजपा की डबल इंजन सरकार। रवि नारायण नायक ने कहा, इस वक्त पूरे भारत में सिर्फ एक ही सरकार चल रही है, वो है भाजपा की डबल इंजन सरकार। हमने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ हमारी विभागीय योजनाओं पर बैठक और चर्चा की। हम प्रधानमंत्री मोदी के हर घर जल विजन के अनुरूप काम कर रहे हैं, ताकि हर घर को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके और हमें सौंपे गए दायित्वों और उम्मीदों को पूरा कर सके। देखिए, अभी उड़ीसा भारत में एक ही सरकार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार चल रहा है, डबल इंजन का सरकार चल रहा है। हम लोग का जो विभाग है जल शक्ति विभाग मंत्री के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई और योजना भी जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, हर घर जल, शुद्ध पानी जल पीने के लिए, वो व्यवस्था में हम लोग जो दायित्व हम लोग को दिए हैं, हम लोग का जो उम्मीद है, उसी हिसाब से हम लोग कल जो बातचीत हुई है, इसमें केंद्र सरकार जो लक्ष्य रखे हैं, निर्धारित समय के व्यवस्था के अंदर सारी प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे, सही ढंग से काम हो के लोगों को हम पानी दे सकते हैं। इसलिए ये बातचीत हुआ है। इसी बातचीत में जो भी गाइडलाइन के व्यवस्था से हम लोग काम करेंगे। दूसरा, हम लोग जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसी विभाग में सेक्रेटरी के साथ सारे अधिकारी लोगों के साथ बातचीत हुई है। इसमें हम लोग का जो एमजी एनर्जी है, कैसे ठीक से एमजी एनर्जी का काम होगा और सही ढंग से सही टाइम से होगा, इसी बारे में हम लोग का टारगेट जो है उसको हम लोग चर्चा में रखे हैं। और दूसरा जो विभाग है हमारा, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो 4 चल रहा है, इसमें हमारा जो डीपीआर हम लोग प्रस्तुत करके हम लोग भेजे हैं, अभी काम शुरू होगा। वो भी जल्द से जल्द एक काम को सटीक ढंग से करना और वो ठीक टाइम में करना है, वही भी हम लोग का विभाग का दायित्व जो मिला है, इसी हिसाब से हम लोग बातचीत हुआ है। और एक में जो हम लोग देखे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, हम लोग को बहुत प्रशंसा भी किए। हम लोगों का जो पिछले सरकार था, पिछले सरकार में कोई लिस्ट भी नहीं था। अभी जो हम लिस्ट तय किए हैं, 37.5 लाख लोगों का लिस्टिंग हुआ है। इसी लोगों को ये व्यवस्था में घर कैसे मिलेगा, ये इसमें भी बातचीत हुआ है। हम लोग सारे भारतवर्ष का लिस्ट एक होगा तो उसी समय में हम लोग भेजेंगे, उसी हिसाब से काम होगा। इसी तरह हम लोग का व्यवस्था में जितना भी केंद्र सरकार का व्यवस्था का अंदर राज्य सरकार का जो कन्वर्जेंस में, फेडरल स्ट्रक्चर में, डबल इंजन का सरकार में जो भी काम हो रहा है, सही ढंग से काम होगा और सही समय पर काम होगा, इसी निर्णय हुआ है। अब देखते हैं अगली खबर।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का बयान, बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है और खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र सिराज में और नचन विधानसभा क्षेत्र में भी काफी नुकसान हुआ है। मैं अब अपने विधानसभा क्षेत्र जा रहा हूं। लगभग 30 लोग लापता है और 8 शव बरामद हो चुके हैं। मैंने अधिकारियों से बंद पड़े रास्तों को पुनः खोलने तथा प्रभावित पानी और बिजली आपूर्ति को बहाल करने के लिए बात की है। साथ ही मुख्यमंत्री से भी सवाल किया है। बारिश के कारण नुकसान बहुत हुआ है और विशेष तौर से मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र में, नाचन विधानसभा क्षेत्र में, करसोग में ज्यादा हुआ है। अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं जा रहा हूं। जो कल तक की शाम तक की जो सूचना थी, रात तक की जो मिसिंग लोग, उनकी संख्या लगभग 30 के करीब बन रही है। लेकिन डेड बॉडी जो रिकवर हुई है उसमें 8 लोगों की डेड बॉडी रिकवर होने की पुष्टि हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो सारे रास्ते बंद पड़े हुए हैं, उसके बाद हमारे वाटर सप्लाई जो इफेक्ट हुई है, उसके साथ साथ में बिजली की सप्लाई भी हमारी इफेक्ट हुई है, उसको रिस्टोर करने के लिए मैंने कल अधिकारियों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री से आज सुबह भी मेरी बातचीत हुई है। और खास तौर से जो कुछ एक इलाके में जहां नेटवर्क ना होने की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो है लोग वहां जो फंसे वो उसके बारे में चिंता परिवार के लोग भी कर रहे हैं, हम सब लोग चिंतित हैं। उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने के लिए आग्रह किया है। अभी मैं जाऊंगा यहां से पंडो, और पंडो के साथ में जो हमारा लोअर बेल्ट का इलाका है, बाखली का इलाका है, वहां भी डैमेजेस हुए हैं। उसके बाद कोशिश करेंगे फिर आगे बाड़ा परवाड़ा तक कहां तक सड़क जा सकती है और बक्सियार तक जाने की कोशिश करेंगे। देखो, जहां तक इस बार का ये देखने को मिला है कि प्री मानसून में ही बहुत बड़े डैमेजेस हमारे ध्यान में हो गए। ज्यादातर ये होता था कि मानसून का लास्ट फेज या मिड मानसून में नुकसान होते थे, लेकिन अब की बार नुकसान जो है शुरू के दौर में ही ज्यादा हो गया। प्रिपरेशन के लिए अभी तक जितना करने की आवश्यकता थी उतना आवश्यकता मतलब जो होना चाहिए था, लेकिन उसमें वो कमी लग रही है हमें। लेकिन मुझे लगता है कि अब कल बात हुई है, मेरी चीफ मिनिस्टर से भी बात हुई है, सुबह भी बात हुई है, अधिकारियों से मेरी बात हुई है डिस्ट्रिक्ट के, कि गियर अप करें तुरंत, ऐसा ना इंतजार करें कि नुकसान होगा तब उसके बाद हम शुरू करेंगे। जो चीजें करने की हैं वो मुझे लगता है कि जो समय पर करनी चाहिए, ये मैंने आग्रह जरूर किया है। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। हावड़ा नगर निगम क्षेत्र में का पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हावड़ा नगर निगम के अध्यक्ष सुजॉय चक्रवर्ती ने कहा कि हमारे 3 कर्मचारी सड़क किनारे बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, तभी एक पेड़ उन पर गिर गया। हमारे 2 कर्मचारी नूर और महादेव वही मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा कर्मचारी घायल हो गया। ये एक दुखद घटना है। हम मृतकों के परिवारों के साथ है और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। वो एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे एक पेड़ था, तो वो पेड़ अचानक से गिर गया ऑपोजिट साइड में। ये पेड़ रास्ता के एक साइड में था और ऑपोजिट साइड में हम लोग का 3 स्टाफ बैठे हुए थे, वो अखबार पढ़ रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली ये पेड़ इतना जल्दी गिरा उन पे कि वो लोग वहाँ पे हटने का टाइम नहीं मिला। तो 2 स्टाफ हम लोग का नूर और महातो को वो अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया, स्पॉट डेड हो गया। 3rd और जो हम लोग का स्टाफ था वो उसका थोड़ा फर्स्ट एड इंजरी करके हम लोग मतलब उसका ड्रेसिंग करके छोड़ दिया है हमने। बट ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, अचानक हुआ है और हम लोग ये 2 परिवार के साथ है। जो फाइनेंशियल जो कॉम्पेंसेशन, आर्थिक सुविधा जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, हम लोग आज ही उनका परिवार के लोग जब आएंगे तो हम ऑफर करेंगे, क्योंकि एक झारखंड का रहने वाले हैं उसका परिवार और दूसरा का परिवार दत्तोपुकुर यहाँ पे है। तो उसका परिवार के लोग जब आएंगे तो हम लोग उनसे बात करके उनको जो सहायता चाहिए हम लोग एजेंसी की तरफ से पूरा सहायता करेंगे। क्या कंपनसेशन में क्या रहेगा या कुछ सहायता? नहीं, एक तो आर्थिक सहायता हम लोग करेंगे उनको, फिर उनसे बात करेंगे हम लोग, उनको परिवार के लोग आने का साथ बात करके हम लोग तय करेंगे कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि हावड़ा पौर निगम उन दोनों परिवार के साथ एकदम उसके पास ही रहेगा। तो विपक्ष का कहना है कि कॉर्पोरेशन की लापरवाही के कारण ये घटना हुई, क्योंकि देख रेख सही तरीके से नहीं हो रहा। ये तो उसका बनाया हुआ कहानी उनका चलता रहता है, तो उसके ऊपर मैं क्या कहूँ। 2 आदमी का देहांत हो गया, उसके लिए भी वो पॉलिटिक्स कर रहा है। इससे खराब और कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ पे एक भी आदमी आके उसको पास खड़ा नहीं हुआ,
उसको परिवार को कोई समवेदना नहीं जनाया, ये सब नहीं करके वो अभी इसके लेके ये पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। तो इससे खराब मतलब मेंटालिटी ये विपक्ष का जो है, मुझे मतलब इसका जवाब देने में भी मुझे ये लग रहा है इतना घटिया ये पॉलिटिक्स ये नहीं होना चाहिए। 2 आदमी का मौत हो गया है, उसको समझना चाहिए कि पहले ये पॉलिटिक्स करने का पहले हम लोग का 2 आदमी का देहांत हो गया, उसके परिवार के साथ पहले रहना है, पॉलिटिक्स बाद में होगा। सर, जिनका देहांत हुआ वो क्या अस्थायी कर्मी थे या एक परमानेंट स्टाफ था, एक अस्थायी। आइए देखते हैं अगली खबर। श्री अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे के तीर्थयात्री चंदरकोट पहुंचे। रमन जिले के चंदरकोट में श्री अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे के तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। तीर्थयात्रियों ने पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रशासन ने सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था के लिए कड़े प्रबंध किए हैं ताकि यात्रा सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। यहाँ पर अल्प विश्राम होगा, शॉर्ट स्टे होगा। यहाँ पर यात्रा ब्रेकफास्ट के लिए रुकेगी, जहाँ पर थोड़े समय के लिए भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सभी यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। सभी यात्री ग्रहण कर सकते हैं। सभी यात्री जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण करें। सभी यात्री यहाँ पर जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण कर लें, जहाँ पर अल्प विश्राम होगा। जय बोले। सभी यात्री यहाँ पर यहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पे उपलब्ध है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। सभी यात्री कृपया ध्यान दें, यहाँ पर यात्रा कुछ समय के लिए रुकेगी, थोड़े समय के लिए रुकेगी, यहाँ पर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती की जय। सभी यात्री कृपया ध्यान दें, यात्रा यहाँ पर थोड़े ही समय के लिए रुकेगी। सभी यात्रियों से विनम्र अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण करें। सभी यात्रा जल्दी से यहाँ पर अल्प विश्राम होगा, शॉर्ट स्टे होगा। यहाँ पर यात्रा ब्रेकफास्ट के लिए रुकेगी, जहाँ पर थोड़े समय के लिए भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सभी यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। सभी यात्री ग्रहण कर सकते हैं। सभी यात्री जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण करें। सभी यात्री यहाँ पर जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण कर लें, जहाँ पर अल्प विश्राम होगा। जय बोले। सभी यात्री यहाँ पर पार्वती
यहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पे उपलब्ध है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। सभी यात्री कृपया ध्यान दें, यहाँ पर यात्रा कुछ समय के लिए रुकेगी, थोड़े समय के लिए रुकेगी, यहाँ पर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पहले कितने बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती की जय। सभी यात्री कृपया ध्यान दें, यात्रा यहाँ पर थोड़े ही समय के लिए रुकेगी। सभी यात्रियों से विनम्र अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण करें। सभी यात्रा जल्दी ही आगे बढ़ेगी। यहाँ पर अल्प विश्राम होगा, शॉर्ट स्टे होगा। यहाँ पर यात्रा ब्रेकफास्ट के लिए रुकेगी, जहाँ पर थोड़े समय के लिए भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सभी यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। सभी यात्री ग्रहण कर सकते हैं। सभी यात्री जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण करें। सभी यात्री यहाँ पर जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण कर लें, जहाँ पर अल्प विश्राम होगा। जय बोले। सभी यात्री यहाँ पर यहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पे उपलब्ध है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। सभी यात्री कृपया ध्यान दें, यहाँ पर यात्रा कुछ समय के लिए रुकेगी, थोड़े समय के लिए रुकेगी, यहाँ पर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पहले कितने बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती की जय। सभी यात्री कृपया ध्यान दें, यात्रा यहाँ पर थोड़े ही समय के लिए रुकेगी। सभी यात्रियों से विनम्र अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण करें। यहाँ पर अल्प विश्राम होगा, शॉर्ट स्टे होगा। यहाँ पर यात्रा ब्रेकफास्ट के लिए रुकेगी, जहाँ पर थोड़े समय के लिए भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सभी यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। सभी यात्री ग्रहण कर सकते हैं। सभी यात्री जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण करें। सभी यात्री यहाँ पर जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण कर लें, जहाँ पर अल्प विश्राम होगा। जय बोले। सभी यात्री यहाँ पर
यहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पे उपलब्ध है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। सभी यात्री कृपया ध्यान दें, यहाँ पर यात्रा कुछ समय के लिए रुकेगी, थोड़े समय के लिए रुकेगी, जहाँ पर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती की जय। सभी यात्री कृपया ध्यान दें, यात्रा यहाँ पर थोड़े ही समय के लिए रुकेगी। सभी यात्रियों से विनम्र अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण करें। सभी यात्रा जल्दी ही आगे बढ़ेगी। यहाँ पर अल्प विश्राम होगा, शॉर्ट स्टे होगा। जहाँ पर यात्रा ब्रेकफास्ट के लिए रुकेगी, जहाँ पर थोड़े समय के लिए भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सभी यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। सभी यात्री ग्रहण कर सकते हैं। सभी यात्री जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण करें। सभी यात्री यहाँ पर जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण कर लें, जहाँ पर अल्प विश्राम होगा। जय बोले। सभी यात्री यहाँ पर यहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पे उपलब्ध है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। सभी यात्री कृपया ध्यान दें, यहाँ पर यात्रा कुछ समय के लिए रुकेगी, थोड़े समय के लिए रुकेगी, जहाँ पर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती की जय। सभी यात्री कृपया ध्यान दें, यात्रा यहाँ पर थोड़े ही समय के लिए रुकेगी। सभी यात्रियों से विनम्र अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण करें। सभी यात्रा जल्दी ही आगे बढ़ेगी। और अब देखते हैं अगली खबर। कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म मामले पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। कोलकाता में हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, अभी तक मामले के तथ्य पूरी तरह सामने नहीं आए हैं और टीएमसी उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के छात्र नेता ही दोषी है। वे 10-11 साल से लॉ कॉलेज में है और पास होने के बाद भी वही नेता बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जिम्मेदारी है कि इस घटना को उजागर करे। देश जानना चाहता है कि ऐसी घटना कैसे हुई। दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आरोपी की रक्षा कर रहे हैं। लोगों को डर है कि सरकार मुख्य दोषी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उसे बचा लिया जाए और किसी और को सजा दी जाए। भाजपा के फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कस्बा मामला के पीछे सरकारी समर्थन के आरोप लगाया, जो मैं देखूंगा, उसकी रिपोर्ट करूंगा नड्डा जी के। ये फैक्ट फाइंडिंग टीम का मेंबर बोल रहा है। बिल्कुल सही है। जो फैक्ट है वो अभी भी सामने नहीं आ रहा है, उसको दबाने का प्रयास टीएमसी कर रही है,
क्यों टीएमसी का स्टूडेंट लीडर वो है। जो लोग दोषी हैं 10-10, 11-11 साल से वो लॉ कॉलेज में हैं, पास आउट होने का बाद भी वहाँ का लीडर है वो, फिर वहाँ का कर्मचारी बन जाते हैं। एक लॉयर कैसे 4th क्लास स्टाफ होकर के यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल के कर्मचारी बन सकता है। जहाँ कोई बंगाल में ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन नहीं है, स्टूडेंट यूनियन का कॉलेज यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी हर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई स्टूडेंट रूम है, यूनियन रूम है, वहाँ टीएमसी के लीडर्स का नाम, फोटो लगा हुआ है। इसलिए कि इस प्रकार घटना इसलिए हो रहा है, इसलिए उसको पूरा बंद करना चाहिए। और वो पार्टी ऑफिस बनी हुई है, और जितना इस प्रकार जो काज वहाँ होता है कुकाज, इसलिए उसको बंद करना चाहिए। और इसलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ये जिम्मेदारी होती है कि सीधा सीधा जो घटना है वो सामने लाएं। देश जानना चाहता है इस प्रकार और घटना कैसे हो गया दुष्कर्म, बड़ी चिंताजनक है। बंगाल के लोग भी, देश के लोग भी चिंतित है, और जल्दी इसका सामने आना चाहिए, दोषी को सजा भी मिलनी चाहिए। तो पहले से प्लान करके ही गैंगरेप विक्टिम के बयान के साथ सारी प्रमाण मिल रहा है, ये कलकत्ता पुलिस बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल ये तो प्लान्ड है। छुट्टी के दिन किसी लड़की को बुलाना, वो भी यूनियन के ही, उनके ही है, नेत्री है, और 6-8 घंटा उसको कॉलेज में बंद करके रखना, उसका जबरदस्ती उसके ऊपर करना, उसका जब सांस बंद हो रहा था उसको इनहेलर देना, बारी बारी में उसके ऊपर टॉर्चर करना, कितना अमानविक है। फिर भी ममता बनर्जी, उनके पार्टी उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। गैंगरेप में एक्यूज को पुलिस हेफाजत 8 तारीख तक। ठीक है, कानून जो है उस करेगा, लेकिन ये डर है लोगों की, आरजी कर जैसा जो मूल दोषी है उसको बचाव करने की सरकार जो प्रयास कर रहा है, शायद उसको बचा लेंगे, किसी और को सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बड़ी लज्जाजनक है। बंगाल की हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पहुँचा, ये उसका एक बड़ा जीता जागता सबूत है। और अब अगली खबर, पीएम मोदी के घाना दौरे पर भारतीय मूल के घानियन नागरिक मयंक सिंह का बयान सामने आ रहा है। घाना के निवासी भारतीय मूल के मयंक सिंह ने कहा कि मैं पिछले 15 वर्षों से घाना में रहा हूँ। 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने ही किसी व्यक्ति का स्वागत करने जा रहे हैं। उन्होंने पिछले 11 वर्षों में भारत का विकास किया है और भारत का नाम वैश्विक मंच पर भी ऊंचा किया है। सिंह है, मैं घाना में पिछले 15 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं फूड प्रोसेसिंग कंपनी में काम करता हूँ। और हमें जैसे मालूम चला है कि अपने मोदी जी घाना में आ रहे हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री जो 30 वर्षों बाद कोई भी प्रधानमंत्री भारत का जो कि इंडिया में आ रहा है, घाना में आ रहा है, तो ये अपने आप में हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि अपने इंडिया से कोई हमें, हमारा कोई अपना मिलने आ रहा है। तो हमें ऐसी फीलिंग आ रही है जो कि हमें अद्भुत है वो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मोदी जी के कार्यकाल की, तो उन्होंने पूरे 11 वर्षों में पूरा कार्यकाल जो उनका रहा है बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में रहा है। उन्होंने बहुत ही डेवलप इंडिया को तो किया ही है, साथ में वो विश्व पटल पे अपने भारत का एक नाम अलंकित कर दिया है, जिसकी वजह से अभी क्या हो रहा है कि पहले जैसे इंडिया में हम, इसके पहले मैं 12 साल पहले भी दूसरी कंट्रीज़ में था, नाइजीरिया में या दूसरी कंट्री में, तो लोग मुझे उतनी वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, इसके बाद से हमें अलग सी ही एनर्जी रहती है, और लोगों को पता रहता है कि हाँ, इंडिया कोई कंट्री है जिसके हम सिटीजन हैं, और हमें उस अलग ही वैल्यू देता है। ये अपने आप में बहुत नई चीज़ है, और बहुत ही अच्छा प्राउड फील कराती है हमको। और रही बात इंडिया की, तो यहाँ पे जो भी वो इन्वेस्टमेंट या जो अभी अपना डिप्लोमेट्स मीट होने वाली है, इसका डेफिनेटली इनको बेनिफिट घाना को मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में वहाँ पे टेक्नोलॉजी में हेल्प करने वाले हैं। आपको डिजिटल, जो इंडिया डिजिटल में लीडर है, और वो यहाँ पे हेल्प करने वाली है। जैसे आपका UPI वगैरह, वो सब सिस्टम यहाँ पे लेके आने वाले हैं, जो कि वो लोग वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी उतनी क्रांति आएगी, और इनका देश भी उतना ही प्रोग्रेस करेगा घाना का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग इंडस्ट्री है या बाकी जो भी इंडस्ट्री है, इसमें घाना अपने इंडिया जो है टेक्नोलॉजी के रूप में हेल्प करेगा, जो कि डेफिनेटली पूरा ओवरऑल ग्रो होगा घाना। तो इसी के साथ मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर।
अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का कश्मीर में गर्मजोशी से स्वागत। भाजपा नेता रविंद्र रैना का बयान। भाजपा नेता रविंद्र रैना ने कश्मीर के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि पहलगाम में जो हुआ उसमें सिर्फ पर्यटकों पर हमला नहीं हुआ, बल्कि ये कश्मीर के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। लेकिन उस हमले के बाद पूरा कश्मीर तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरा। अब जब अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु आने लगे हैं तो कई जगह कश्मीर के लोग उनका स्वागत करते नजर आए। यात्रा सदियों से कश्मीर के लोगों द्वारा सुगम बनाई जाती है। मैं कश्मीर के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने श्रद्धालुओं को ऐसा स्वागत दिया। हो जाएगा, लोगों में जो खौफ था, अभी क्या माहौल है यहाँ पर? देखिए, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था वो सिर्फ केवल टूरिस्टों को ही निशाना नहीं बनाया गया, कश्मीर को निशाना बनाया गया। वो टूरिस्टों के साथ साथ कश्मीर के खिलाफ भी बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि यहां 22 अप्रैल के बाद, उस आतंकवादी हमले के बाद पूरा कश्मीर हाथों में तिरंगे झंडे लेकर सड़कों पर उतरा था। और आज जब 3 जुलाई को श्री अमरनाथ जी की यात्रा कश्मीर घाटी पहुंची है तो जगह जगह हजारों की तादाद में कश्मीर के लोग इस यात्रा के वेलकम के लिए, इस्तकबाल के लिए, स्वागत के लिए खड़े हैं। कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए हमेशा जाना जाता है और जो दक्षिण कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की यात्रा पहलगाम से होती हुई पवित्र गुफा की ओर जाती है, इस यात्रा को सदियों से कश्मीर के लोगों ने इस यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान हमेशा दिया है। और आज भी कश्मीर के नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, उन्होंने जबरदस्त इस्तकबाल यात्रा का किया है, जिसके लिए मैं कश्मीर के लोगों का शुक्रगुजार हूं। मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये गुजारिश करता हूं, पूरी दुनिया के अंदर जो रहने वाले भगवान शिव भोलेनाथ, अमरनाथ, बर्फानी बाबा के जो भक्त हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, उन्हें विश्वास दिलाता हूं, आप निश्चिंत होकर बिना किसी डर, बिना किसी फिक्र, बिना किसी खौफ के आप कश्मीर आइए, आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा में आइए और भगवान भोलेनाथ बाबा अमरनाथ बर्फानी जी के दर्शन करिए। पूरा कश्मीर आपके स्वागत के लिए, आपके वेलकम के लिए खड़ा है। आइए देखते हैं अगली खबर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को यूएन सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिलने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पाकिस्तान को 1 महीने के लिए यूएन सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिलने की विदेश नीति की बड़ी विफलता करार देते हुए मोदी सरकार और विदेश मंत्री एस जयशंकर की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का पर्याय पाकिस्तान अब वैश्विक सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है। शैतान अब यूएन सुरक्षा परिषद की कुर्सी पर है। ये मोदी सरकार की कूटनीति के लिए अपार हानि और राजनयिक आपदा है, जिसमें देश के हितों से समझौता किया गया है। दुनिया भर के फोटो ऑप्स और विश्व दौरे के बावजूद ये केवल शर्मिंदगी लेकर आए हैं। Namaskara friends. I'm here today on an extremely important and a serious issue. Terror state of Pakistan has been now made global security broker. Devil is now in the chair as Pakistan leads United Nations Security Council as on yesterday evening, that is 1st July 2025. It's a huge loss of credibility and a huge diplomatic disaster of Modi government by compromising our interests as a nation. The global photo ops, the world tours
have only led to embarrassment. I want to point out a few important facets to you today. Number one, Pakistan, a terror state with a proven track record of harboring terrorists, propagating terror and exporting terrorism to India, has been elected as President of the United Nations Security Council as on yesterday, 1st July 2025. What has Modi government done? This occurred weeks after the Pahalgam terror attack, which was clearly Pak-sponsored and Pak-driven. This has happened despite false bravado on foreign policy by Modi government and its foreign minister, Mr. S. Jaishankar, who utterly failed to prevent this preventable disaster by advocating at the world stage with the Committee of Nations. और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। अम्पेरे वेदांत गल झील के पास 300 साल पुराने श्री चिंगमाल स्वामी मंदिर का महाकुंभाभिषेक समारोह संपन्न। वेदांत गल झील के निकट स्थित 300 वर्ष पुराने श्री चिंगमाल स्वामी मंदिर में नवीनीकरण कार्य पूर्ण होने पर महाकुंभाभिषेक समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य अवसर पर कुल्ला कुरीची और आसपास के इलाकों से श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और देवता के दर्शन किए। और अब देखते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने किया अपनी गिरफ्तारी का आरोप। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि पिछले महीने में कुछ 3 बार अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया गया। 12 जून को कोलकाता में, 20 जून को किसी के घर जाने के दौरान और 28 जून को एक लोकतांत्रिक आंदोलन आयोजित करने पर मुझे रोका गया। ये एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मैंने अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। देखिए, कल लास्ट महीने में हमें 3 बार डिफरेंट जगह से डिटेन किया गया। 12 तारीख को मुझे डिटेन किया गया जब मैं कालीघाट गया था। 20 तारीख को जब मैं एक इंडिविजुअल के घर उनके बुलावे पे जा रहा था, इवन वो व्यक्ति मुझे मिलने के लिए बीच रोड में आ गया कि आप चलिए मेरे घर। एक व्यक्ति के घर जाने के लिए मुझे रोका गया। और 28 तारीख को अरेस्ट किया गया फिर से डेमोक्रेटिक एजिटेशन के लिए, और मुझे पूरी रात वहाँ पे रहना पड़ा, लाल बाजार में रहना पड़ा। तो दिस इज द ब्रीच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मेरे को भी नागरिक अधिकार है जो भारत के संविधान द्वारा दिया गया है। इस नागरिक अधिकार का हनन है, तो इसके खिलाफ मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के पास आया हूँ, न्यायालय के पास आया हूं और गुहार लगाया हूं कि मेरे इन जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं और उसके साथ साथ नागरिक के हिसाब से जो हमारा अधिकार है, नागरिक अधिकार है, इसकी रक्षा महामहिम न्यायालय करे। देखिए, पहली बात यह है कि एक हिस्ट्री शीटर को, यानी जिसकी पीछे
4 एफआईआर हो, पुलिस पीटने की मारने की एफआईआर हो और पुलिस पीटने की वजह से एक रात जेल में भी रहा हो, उस व्यक्ति को अगर एक कैजुअल स्टाफ के हिसाब से कॉलेज में रखा जा रहा है तो मुझे लगता है कि रोल ऑफ द जीबी जो है, जीबी सब मेंबर्स, उनके भी रोल की इंक्वायरी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा और भी लड़कियों के साथ इसने आइदर बलात्कार किया है या उनको प्रेशराइज करके, मनोजीत ने प्रेशराइज करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश की और उसकी वीडियोग्राफी की है। तो इसके भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस वीडियोग्राफी की यूज़ कर उन लड़कियों को क्या मनोजीत बार बार बुलाता था, सेक्सुअली अब्यूज करता था, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था, या जिनके हाथ इनके सिर पे है उनके पास भी इन लड़कियों को भेजा जाता था एक्सप्लॉइट होने के लिए। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आप एक कॉलेज कैंपस को सेफ नहीं रख पा रहे, कॉलेज कैंपस के अंदर अगर इस एक छात्रा के साथ, एक स्टूडेंट के साथ अगर बलात्कार होता है तो आपकी एजुकेशन सिस्टम, आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर, इनके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे थोड़ा सरकार को ठीक तरीके से सोचना चाहिए। क्यों एक कॉलेज इंडिविजुअल नोटिस निकालेगा? सारे कॉलेजेस को नोटिस निकालना चाहिए। कोई एक स्टूडेंट आ सकता है, लेकिन एक दिन के लिए आ सकता है, 2 दिन के लिए आ सकता है, उनको सर्टिफिकेट भी। लेकिन अब लगातार एक कॉलेज के अंदर बैठे हुए हैं, सब जगह में ऐसा हो रहा है। सब छात्र नेता बैठे, बच्चे के बाप बन गए, छात्र नेता बन के बैठे हुए हैं। लेकिन तो तृणमूल की तो ये मानसिकता है, तृणमूल की मानसिकता है छोटी घटना। ममता बनर्जी खुद बोल चुकी है कि छोटी घटना ऐसी चीज़ें होती है। तो रेप को लेकर हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार ये मुझे लगता है कि एट ऑल सीरियस नहीं है। दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। और जिस तरीके की इसको लेकर संजीदगी होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, वी आर लैकिंग दैट सेंसिटिविटी द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में ये है, पूरे पश्चिम बंगाल में ये है। तृणमूल छात्र नेता को नौकरी मिल रहा है, तृणमूल छात्र नेता, स्टेट के छात्र नेता, मुझे पता है उसके गर्लफ्रेंड पीएचडी कर रहा है कहीं पे। ऐसे बहुत सारे हैं। मैं प्रोफेसर हूँ, इसलिए मुझे पता है कौन से यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, खबर तो आ ही जाता है। सब इस तरीके की नेक्सस बना के रखा है। कहीं किसी को नॉर्थ बंगाल भेजा जा रहा है, जिसको फैकल्टी बनने की एलिजिबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। एलिजिबिलिटी तो आपके लिए नेट है, लेकिन नेट क्वालिफाई होने के बावजूद जिसके जो पेपर्स होनी चाहिए है नहीं, लेकिन तृणमूल करने के कारण उनको नौकरी मिल रही है। और अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मोगा में मंगल राय मंगा हत्या मामला, पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़, एक आरोपी को लगी गोली। पंजाब के मोगा में मंगल राय मंगा हत्या मामले में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मोगा के एसपी बालकृष्ण सिंगला ने बताया कि हमने शिवसेना कार्यकर्ता हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उन्हें हथियार बरामदगी के लिए यहाँ लाया गया था। इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं इधर ही मुड़िया साइज दे 6 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं इधर ही मुड़िया साइज दे 6 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आइए अब बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार के नए नियम पर आश्रय का विरोध। 10 साल से पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आश्रय ने दिल्ली सरकार के नए नियम पर तीखा हमला किया है, जिसमें 10 साल से पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलने और सड़कों पर चलने से रोकने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है कि 10 साल पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा और वे सड़कों पर नहीं चलेंगे। दिल्ली के आम लोग ऑफिस जाने के लिए 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए एक तुगलकी फरमान निकाला है, जिसके तहत 10 साल से पुरानी गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा, 10 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटना पड़ेगा और इस तुगलकी फरमान से एक झटके में 62 लाख व्हीकल्स को सड़क से हटना पड़ेगा, जिसमें 40 लाख टू व्हीलर शामिल हैं, जिसमें 20 लाख गाड़ियां शामिल हैं। दिल्ली के आम लोग टू व्हीलर के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से अपने ऑफिस जाते हैं। 40 लाख मोटरसाइकिल और टू व्हीलर के ओनर्स अब क्या करेंगे? वो कैसे ऑफिस जाएंगे? वो अपनी दिनचर्या कैसे पूरी करेंगे? दूसरी तरफ दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ घर से बाजार जाने के लिए, बाजार से घर आने के लिए। अक्सर सेकेंड हैंड गाड़ी वो खरीदते हैं और उस गाड़ी को लोकल यूजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये बुजुर्ग अपने घर से मार्केट तक कैसे जाएंगे? क्या वो पैदल चल के जाएंगे? अपने हाथ में 10-10 किलो का सामान ढो के लाएंगे? क्या ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये ऑर्डर तुगलकी है, निराधार है, इलॉजिकल है। ये इस बात से साफ होता है कि किसी भी गाड़ी की उम्र का और उसके द्वारा हो रहे प्रदूषण का कोई भी लेना देना नहीं है। और अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।